मैं जेल रोड के एक मशहूर अस्पताल के सामने वाले स्टॉप पे उतरा तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस वाक़या को हम क्या नाम दें? आर्टिफिशियल फूलों और गमलों से लदे फदे लोहे के ओवरहेड ब्रिज की सीढ़ियाँ चढ़कर सड़क के पार उतरते मुझे अपनी टांगों में जान महसूस नहीं हो रही थी। अस्पताल के मेन गेट पर बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। मैंने रिसेप्शन पर पहुंचकर गुर्दों के डॉक्टर का पूछा। इसने बताया नीचे बेसमेंट में डॉक्टर अमजद बैठते हैं, वहां तशरीफ़ ले जाएं। आज ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थीं कि मैं साकिब शेख एक देरीना दोस्त के साफ कपड़े उधार मांग कर पहन के आया हुआ था। नीचे पहुंचकर डॉक्टर साहब के कमरे के बाहर बैठे हुए लड़के से डॉक्टर साहब का पूछा। इसने बताया वो 5 बजे आएंगे और आप 3,000 रुपये फ़ीस जमा करवा दें। मैं खामोशी से सामने मौजूद स्टील के खूबसूरत सोफ़ों पर बैठ गया, जिनकी ठंडक को मैंने रीढ़ की हड्डी में सरायत करते हुए गर्दन के मोहरों तक महसूस किया। खैर, थोड़ी सी देर बाद गले में स्टैथ लटकाए एक उधेड़ उम्र के शख्स, जिसने सुरमई पैंट कोट पहना हुआ था और बहुत जच रहा था, कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। यूं ही डॉक्टर साहब मेरे पास से गुजरे, मैंने आगे बढ़कर डॉक्टर साहब से कहा, मुझे आपसे एक बहुत ही ख़ास बात करनी है, मुझे थोड़ा सा वक़्त दें। डॉक्टर ने असिस्टेंट की तरफ इशारा किया। मैंने बताया कि मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। डॉक्टर हिचकिचाया, मगर मेरे अच्छे कपड़े उसे ये जज करने नहीं दे रहे थे कि मैं कोई ज़रूरतमंद हूँ। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने पीछे कमरे में आने का इशारा कर दिया। मेरे लिए तो शायद जन्नत के दरवाजे खुल गए। इतना खुश मैंने खुद को ज़िंदगी में कभी ना पाया। दिल की धड़कनें भी नॉर्मल हो चुकी थीं। खैर, मैं लपक के डॉक्टर साहब के साथ इनके पीछे इनके कमरे में पहुंचा। इनके इशारे की तामील करते हुए एक फोमी कुर्सी को अपने लिए मुंतखब किया और डॉक्टर साहब के सामने बैठ गया। डॉक्टर साहब ने जल्दी मुझे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए कहा। अब वो लम्हा था जब अल्फाज को मुझसे रूठ रूठ जाना था और जज्बात को फूट फूट के आंखों से बहना था, मगर हैरानी तब हुई जब ये सब कुछ ना हुआ और मेरी बेबाकी इन तमाम पे गालिब आ गई। मैंने सीधा कह दिया कि मुझे अपना और अपने बेटे का गुर्दा बेचना है। डॉक्टर चौंक उठा और अपनी सीट से खड़ा होकर मुझे कहने लगा कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरे कमरे से निकल जाओ। मैं तुम्हें गुर्दा फरोश लग रहा हूँ? डॉक्टर एकदम से गुस्से में लाल पीला हो गया। मैं डॉक्टर के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए हाथ जोड़कर अपनी सीट से खड़ा होकर बोला, अगर ये मुमकिन ना हुआ तो मैं इसी अस्पताल की छत से कूद के आज मर जाऊंगा। मेरी बात ने डॉक्टर पे असर दिखाया। डॉक्टर के लहजे में वाज़े नरमी आ गई। इसने कहा, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी फलाही इदारे के पास चले जाएं। अभी मज़ीद डॉक्टर कुछ कहने को था कि मैंने बात काटी। डॉक्टर साहब, मेरी फूलों जैसी माँ ने मर जाना है, मेरे पास वक़्त नहीं है। डॉक्टर को भी शायद अपनी माँ नज़रों में दौड़ गई, क्योंकि माएँ तो सारी दुनिया की एक जैसी होती हैं, प्यार करने वालियाँ, नरम दिल, हसास, अपना सब कुछ अपनी तख्लीक पे कुर्बान करने वालियाँ, ख़ुद को गीले पे सुला के अपने नौमौलूद को सूखे पे सुलाने वालियाँ। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मसला क्या है? मैंने मुख्तसर बताया कि माँ को जिगर का कैंसर तशख़ीस हुआ है। ऑपरेशन पे 1,15,00,000 लगते हैं। मेरा कुल सरमाया, छोटा सा घर था, बेच दिया है और मेरे पास सिर्फ 60 लाख इकट्ठा हुआ है। सब रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और फलाही इदारों से मायूस हो चला था। परसों जिगर के डॉक्टर ने बताया कि अब ट्रांसप्लांट के लिए वक़्त बहुत कम है, 1-2 रोज़ में फ़ैसला कर लें। मैं माँ को घर ले आया। इसने इतने प्यार से मेरा माथा चूमा और कहा, बेटा, मैं तुमसे बेइंतहा राज़ी और खुश हूँ। तुमने अपने नामसाइद हालात में रहते हुए बेहतरीन डॉक्टरों को दिखाया, अपना और अपने बच्चों का पेट खाली रख के मेरे लिए अद्वियात ख़रीदी। मैं जानती हूँ कि ये ऑपरेशन तेरे बस से बाहर है। तुम मुझ पर एक एहसान करो, मुझे हंसते हुए इस दुनिया से अलविदा कर दो। मैं रब के पास जाकर भी तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगी। तू मेरा सोना लाल है, तुझे और तेरे बच्चों को ये ज़िंदगी मुबारक। डॉक्टर साहब, मुझे सारी रात नींद ना आई। बेचैनी इतनी बढ़ गई और बेबसी की इंतहा इस हद तक हो गई कि ख़्यालों में मैंने खुदा से भी जंग कर ली कि गुर्बत, फाका कशी, बीमारी सब तो झील रहा हूँ
اور تیرے حضور پھر بھی سجدہ ریز ہوں، اور تو ہے کہ تیرے امتحان ختم ہی ہونے کو نہیں آ رہے۔ تو رب کے اس آخری امتحان میں فیل پاس ہونے کے چکر میں یاد آیا کہ عارف خواجہ میرے دوست نے اپنا ایک گردہ 40 لاکھ کا بیچا تھا۔ اس نے ایک سود خور کے چنگل سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان چھڑوائی تھی۔ فوری جمع تفریق کی اپنے اور اپنے بیٹے کے گردے کی قیمت ملا کے میرے پاس پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ رات جیسے تیسے گزار کے بغیر کچھ کھائے پیے اس اسپتال کا مجھے علم تھا، سو آپ کے سامنے آ بیٹھا ہوں۔ میں آپ کو آپ کے آپریشن کی بھی پوری فیس ادا کر دوں گا۔ آپ صرف مجھ پہ یہ احسان کر دیں کہ ہم دونوں کا آپریشن کر کے گردے کسی کو دے کر میری ماں کی جان بچا لیں۔ مجھے 10 روپے کی بھی مالی امداد نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس نے مجھے تسلی دی، مجھے باہر بیٹھنے کو کہا اور اپنے اسسٹنٹ کو بلوا کے کہا اسے کنٹین سے کھانا لا کر دو۔ مجھ سے اس نے بڑی شفقت سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ میں اپنی لاش کو اپنے پاؤں پہ اٹھا کے باہر ویٹنگ میں آ بیٹھا۔ کھانے کے بعد مجھے چائے بھی پینے کو ملی۔ رات 10 بجے ڈاکٹر صاحب اٹھ کر باہر آئے اور مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ باہر آ کر انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں انہیں دروغہ والا کی ایک گلی تک لے کر آتے ہوئے اپنے مکان کے سامنے رکنے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری ماں کو سلام کیا، ان کی طبیعت پوچھی اور مجھے بتایا کہ اسلام آباد الشفا ہسپتال کی ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں موجود راجہ وقار مستالوی نامی ایک شخص کا فون نمبر دیا اور بتلایا میری ساری بات اس سے ہو گئی ہے۔ آپ کل ماں جی کو ان کے پاس لے جائیں، فاؤنڈیشن میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب اجازت لے کر ایسے رخصت ہوئے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ کیا جانتے تھے کہ وہ تو آج مجھے قارون کے خزانے کی کنجیاں تھما کے چلے گئے تھے۔ اگلی صبح فون کر کے راجہ وقار مستالوی صاحب کے کمرے میں بیٹھا ڈاکٹر صاحب سے ملا۔ اس اللہ کے بندے نے سارا کام خود ہی بھاگ دوڑ کر کے اور آخر کار فائل بنا کے آپریشن کی تاریخ بتا کے جب مجھے رخصت کرنے لگا تو اس نے چپکے سے مجھے بتایا کہ فاؤنڈیشن 40% پیسے دے گی، باقی سارے پیسے ڈاکٹر امجد صاحب ادا کریں گے۔ ان کی بات سن کے میں دیوار کے پاس کھڑا تھا، اس کو پکڑتے پکڑتے زمین بوس ہو گیا۔ ذہن میں بجلی کی طرح یہ بات گوندی کہ یہ سب کے سب تو صرف میرے سونے رب کی تخلیق ہیں۔ وہ میرا کائنات کا سب سے بڑا تخلیق کار میرا سونا رب کتنا بڑا ہے۔ پہلی دفعہ اذان میں پکارے گئے اللہ اکبر کے حقیقی معنی سامنے آئے۔